आज की डेट में आप लोगों को एक नया चैप्टर शुरू किया जाएगा हिंदी भाषा व्याकरण में, जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हिंदी भाषा व्याकरण, ये देखो लिखा गया है हिंदी भाषा व्याकरण। और इस हिंदी भाषा व्याकरण में आज की डेट में चूंकि जो अलंकार का दायरा था उसमें बहुत सारे अलंकार आपको जो इम्पोर्टेंट थे वो पढ़ा दिए गए हैं। आप लोगों को एक नए चैप्टर की तरफ, एक नए अध्याय की तरफ आज एंट्री कराते हैं। और जो वो चैप्टर होगा आपका वचन होगा। आप सभी छात्र जानेंगे जो वचन लिखा गया है इसका जो अर्थ होता है, वचन का अर्थ होता है संख्या। ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। अगर मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की संख्या का बोध कराना है तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? वचन का प्रयोग करते हैं। जिस शब्द द्वारा, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, जिस शब्द द्वारा किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, किसी संज्ञा का, किसी सर्वनाम का अथवा किसी विशेषण का हम संख्या का बोध कराते हैं तो हिंदी भाषा व्याकरण में उसको क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, वचन का बोध कराया जाता है, संख्या का बोध कराया जाता है। तो संख्या का जो बोध होता है वो जिस शब्द द्वारा होता है, जिस शब्द द्वारा हम किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराएं, किसी सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, किसी विशेषण की संख्या का बोध कराएं, उसको हिंदी भाषा व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और जो वचन होता है वो दो प्रकार का होता है। वचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये बात हमारे सभी छात्रों के दिमाग में आ गई है कि जो वचन होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें आप लोग जानते हैं एक वचन, और आप लोग जानते हैं बहुवचन। अभी आप लोग कुछ लिखेंगे नहीं, अभी हम सारी बात आपको लिखा रहे हैं। एक वचन का मतलब क्या हुआ? जब एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है तो एक वचन होता है। बहुवचन कब होता है? जब बहुत व्यक्ति के बारे में, बहुत वस्तु के बारे में जानकारी दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं, है ना? तो वचन के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन आप लोग डालिए हेडिंग वचन और लिखिए वचन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हेडिंग क्या डालेंगे? वचन, और लिखिए वचन का शाब्दिक अर्थ होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वहीं पर लाइन को आप लोग छोड़ देंगे, नीचे नई लाइन से लिखेंगे जिस शब्द द्वारा किसी प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ, जिस शब्द द्वारा किसी प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ की संख्या का बोध कराया जाता है। किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ की संख्या का बोध कराया जाता है
उसको हिंदी भाषा व्याकरण में वचन कहा जाता है। किसी प्राणी की संख्या, किसी वस्तु की संख्या, किसी पदार्थ की संख्या का जो हम बोध कराते हैं, बोलो उसको क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वहीं पर लाइन को छोड़ दीजिएगा, नोट में लिखिए। जब हम किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जब हम किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जब हम किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, तो उसी को वचन कहा जाता है। बोध कराते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। इतनी बात सबके समझ में आ गया ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? यही से बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा, आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा, वचन का बोध कराते, पूछ लेगा कि किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, किसके द्वारा कराते हैं? वचन द्वारा। जब आप उसमें बोध करेंगे तो वचन के माध्यम से ही तो करेंगे, और वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। इतनी बात सबके समझ आ गया। अब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, हिंदी भाषा व्याकरण में वचन दो प्रकार का होता है। हिंदी भाषा व्याकरण में वचन दो प्रकार का होता है। हिंदी भाषा व्याकरण में वचन दो प्रकार का होता है। हिंदी भाषा व्याकरण में वचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पॉइंट नंबर 1 पर लिखेंगे एक वचन, एक वचन, और पॉइंट नंबर 2 पे लिखेंगे बहुवचन। एक वचन और पॉइंट नंबर 2 पे आपने क्या लिखा है? बहुवचन। अब आप एक वचन की परिभाषा लिखिए। जब किसी एक व्यक्ति का, एक वचन की परिभाषा आप लिखेंगे, जब किसी एक व्यक्ति का, एक वस्तु का या एक प्राणी का, जब किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी पदार्थ का एक की संख्या का बोध कराते हैं, एक की संख्या का बोध कराते हैं, तो उसको एक की संख्या का बोध कराते हैं तो उसको एक वचन कहा जाता है। अब जैसे आपके पेपर में आया, आप लोग जानते हैं, जैसे पेपर में आ गया टोपी, और पूछा गया टोपी में कौन सा वचन है, तो एक वचन है ना। जैसे आपके पेपर में आ गया रोटी, एक वचन। जैसे आपके पेपर में आ गया गाय, एक वचन। जैसे आपके पेपर में आया मछली, एक वचन। जैसे आपके पेपर में आया कलम, एक वचन। जैसे पेपर में आ गया पुस्तक। अब आपसे पूछ रहा है पुस्तक में कौन सा वचन है, तो एक वचन है ना। एक वचन से किसी एक वस्तु की संख्या, किसी एक प्राणी की संख्या और किसी एक पदार्थ की संख्या का बोध कराते हैं, तो उसको हम एक वचन कहते हैं। जैसे मैंने बताया, ये टोपी लिखा है, ये रोटी लिखा है, ये गाय लिखा है, ये मछली लिखा है और ये कलम लिखा है। इससे आपको
एक वस्तु की जानकारी हुई है तो ये एक वचन है। लेकिन आप जानते हैं बहुवचन वह होता है, बहुमानी क्या होता है? बहुत। बहुमानी क्या होता है? बहुत। आपको एक जानकारी है, जब हम बहुत व्यक्ति के बारे में वर्णन करें, बहुत वस्तु के बारे में वर्णन करें, तो आपका कौन सा वचन होगा? बहुवचन होगा ना। अगर ये टोपी लिखा है, इसका बहुवचन क्या होगा? टोपियां। अब बोलो, ये बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। टोपी का बहुवचन क्या होगा? टोपियां। जैसे मान लो ये रोटी लिखा था, एक वचन, इसका जब बहुवचन बनाएंगे क्या हो जाएगा? रोटियां। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये चांद वाला बिंदु भी रहेगा, नहीं गलत हो जाएगा। लेकिन ये गाय लिखा है, इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो गाय लिखा जाएगा, यहाँ भी अनुस्वार रहेगा गायें। और ये मछली लिखा है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो आप यहाँ लिखेंगे मछलियाँ। इस तरीके से आपको काम करना है। अगर कलम का बहुवचन पूछ रहा है तो आप क्या लिखते हैं? कलमे। कलम का क्या होगा? कलमे। मछली का क्या होगा? मछलियाँ। ये बात समझ में आने लगी ना। एक वचन का मतलब किसी एक व्यक्ति के, एक प्राणी के, एक वस्तु के एक का बोध हो। संख्या में कितने का बोध हो? एक का बोध हो तो एक वचन, और जब संख्या एक से बढ़ जाए तो बहुवचन। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुवचन वह होता है जिसमें हम बहुत व्यक्ति और बहुत वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं, बहुवचन होता है। और हमको ये भी ध्यान रखना है अब कि एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाते हैं। ये तो थोड़ी सी बात मैंने बताया कि टोपी लिखा है तो टोपियाँ हो जाएगा, रोटी लिखा है तो रोटियाँ हो जाएगा, गाय लिखा है तो गायें हो जाएगा, मछली लिखा है तो मछलियाँ हो जाएगा, कलम लिखा है तो कलमे हो जाएगा, और पुस्तक लिखा है तो पुस्तकें हो जाएगा। अब आप लोग जानकारी में रख रहे हैं कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर आया। ये बात समझ में आ गई ना। अब बहुत सारे नियम हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। अब हम नियम का पालन करते हुए आपको पढ़ाएंगे। ठीक, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे नियम बताए जाएंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, एक वचन और बहुवचन क्या होता है। ये थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दिया। अब आपकी हेडिंग होगी एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। हेडिंग डालिए आप लोग। जितना मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा था वो सबके समझ में आ गया है ना? जितना लिखा समझ में आ गया है। अब आप नियम लिखेंगे। हाँ, भी इतना ही पढ़ाया गया है। समय से आने का प्रबंध रखिए ताकि क्लास में फिर आपको सारी बात समझ में आए, डिस्टर्ब ना हो। समय से आप लोग डिले कर देते हैं, समय से आने प्रयास कीजिए। फोटो खींच लीजिए, जो कि मिटा करके एक वचन से बहुवचन के नियम आपको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि आप उसको ध्यान रखिए। आप हेडिंग डालेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, आपको नियम पढ़ाया जाएगा कि एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाते हैं, वो नियम आपको पढ़ना है। एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या नियम। हेडिंग पढ़ गई और ये पॉइंट आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो अब हमारे सभी छात्रों को आगे चलने का समय हो चुका है और बहुत गंभीरता से आपको अध्ययन करना है कि प्रश्न पेपर में गलत ना हो। और ये बात आप सभी लोगों को जानकारी में है। सिलेक्शन के लिए मेहनत करना पड़ता है और जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं तब तक काम नहीं होता है। नियम नंबर 1 के बारे में देखिए। नियम नंबर 1 में ये बता रहे हैं कुछ ऐसे आदर सूचक, कुछ ऐसे आदर सूचक
या आदरणीय पद होते हैं, जिनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जिनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। देखो, नियम नंबर 1 पे मैंने खास वार्तालाप किया कि बहुत सारे ऐसे आदर सूचक शब्द होते हैं, आदरणीय शब्द होते हैं, जिनको हम एक वचन से क्या करते हैं, बहुवचन बना लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लोग ये गुरु शब्द लिखा है और आपसे प्रश्न कहता, आपसे बोर्ड कहता गुरु एक वचन है या बहुवचन है, तो एक वचन है। लेकिन आप जानते हैं, आपको जानकारी है, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप बातों को ध्यान से सुने रहे हैं। लिख दिया गया गुरु जी आ गए, और इसमें गुरु जी पद को रेखांकित कर दिया और आपसे पूछा कि गुरु जी जो रेखांकित पद है वो एक वचन है या बहुवचन है। जब तक गुरु था तब तक एक वचन था, और जब गुरु जी लिख दिया गया तो बहुवचन हो गया। अब ये जो गुरु जी लिखा है ये क्या है, ये बहुवचन है। आपने कहा, आपने कह दिया पंडित जी अभी चले गए, पंडित जी अभी चले गए, और आपसे पूछ रहा है पंडित जी एक वचन है कि बहुवचन, आप क्या बताएंगे, बहुवचन है। आपने कहा शास्त्री जी, शास्त्री जी आ गए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, आ गए हैं, ये शास्त्री जी एक वचन नहीं है, बहुवचन है। आप कहेंगे नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी क्या हुआ, बहुवचन हुआ। आपको जानकारी है, लिखा गया है नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमारे सभी अभ्यर्थियों को, जो बैठे हुए छात्र एवं छात्राएं हैं, उनको पता है अगर नेहरू कहा जाता तो एक वचन, लेकिन नेहरू जी कहा गया तो बहुवचन। आदर सूचक शब्द है। नेहरू जी, गुरु जी, पंडित जी, शास्त्री जी, पापा जी, जी लगा दिया गया तो आदर सूचक शब्द हो गया। और जब आदर सूचक शब्द हो गया, आदरणीय शब्द हो गया, तो वो हमको क्या बताया कि बहुवचन में प्रयोग होता है। पापा जी आ गए, पापा जब आपने लिखा था तो एक वचन था, लेकिन जब आपने पापा जी लिख दिया तो क्या हो गया, बहुवचन। भाई ये तो हम आपसे नहीं कह सकते हैं कि कितने पापा हैं, ये कह सकते हैं पापा जी आ गए। पापा जी, पापा का बहुवचन पापा जी, पापा जी आ गए। अब आपको जानकारी है ये आपका क्या है, बहुवचन है। तो आपने देखा नियम लिखाया गया, जो आदरणीय शब्द हैं, जो आदर सूचक शब्द हैं, उनका प्रयोग हम बहुवचन में खास कर करते हैं। पापा जी, माता जी, नेताजी, शास्त्री जी, गांधी जी, नेहरू जी, ये क्या है, प्रधानमंत्री जी, तो ये आपका बहुवचन हो गया।
ये नियम और उदाहरण मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो अगले नियम की तरफ हम बढ़ना आप चाहते हैं। बात क्लियर हो गई ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं आई? कभी गलती ना कीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। इस नियम को यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि आपने नियम को लिख लिया है और बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप लोग अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाली सभी परीक्षाओं में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कुछ विशेष बातों को लेकर मैंने आपको पढ़ाया, नियम नंबर 1 के बारे में बताया। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 के बारे में अब हमारे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुने और समझें। अध्यापक नियम नंबर 2 के बारे में आपको बता रहा है। नियम नंबर 2 के बारे में अब गाइडलाइन जारी हो रही है। 2 में ये बता रहे हैं, चांद बिंदु की मात्रा लगाकर, चांद बिंदु की मात्रा लगाकर पद को एक वचन से, पद को एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। आपके पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांद बिंदु लगा करके शब्द को क्या बनाते हैं, एक वचन या बहुवचन तो बहुवचन। इस बात का कैसे आप कैसे करेंगे कि चांद बिंदु लगा दिया जाता है? आप बताइए। जैसे मान लो उदाहरण बेस पर आप देखें, यहाँ पे लिखा गया है टाफी। आप बताओ टाफी एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है ना। लेकिन आप अगर कहते हैं टाफियाँ तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। टाफी का बहुवचन क्या होगा? टाफी ही तो होगा ना। अगर मान लो ये लिखा गया है मछली और पूछ लिया इसका बहुवचन क्या होगा, तो मछलियां हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे मान लो ये लिखा गया है चिड़िया। चिड़िया कहने से किसी एक चिड़िया का बोध हुआ है, लेकिन जब आप कहेंगे चिड़िया तो बहुवचन हो जाए। चिड़िया एक वचन है और जब आपने कह दिया चिड़िया तो बहुवचन हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये लिखा है कापी, ये एक वचन है और आपने कह दिया कापियां, ये क्या है? बहुवचन है। ये लिखा है नदी, एक वचन है, लेकिन आपने कह दिया नदियां बह रही हैं, ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। एक वचन से बहुवचन जब बनाते हैं, चांद बिंदु की मात्रा लगाकर भी हम बनाते हैं। नदी है तो नदियाँ, चिड़िया है तो चिड़िया। बोलो भाई। और आपने देखा टाफी है तो टाफियाँ, मछली है तो मछलियाँ, कापी है तो कापियाँ, घड़ी है तो घड़ियाँ। घड़ी से क्या हो जाएगा? घड़ियाँ। आप गलती ना कहो। ये घड़ी लिखा गया है, ये हो जाएगा घड़ियाँ। घड़ी एक वचन है, लेकिन घड़ियाँ क्या है? बहुवचन है। आप गलती नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने निकल कर आई है। इस तरीके से चार बिंदु की मात्रा लगाएंगे। ये लिखा है चूड़ी। चूड़ी से किसी एक चूड़ी का बोध हो रहा है, लेकिन जब आप कह देंगे चूड़ियाँ
तो बहुत सारी चूड़ियों का बोल हो जाए, बहुवचन हो जाए, ना हो जाए, हो जाए। चूड़ी है तो चूड़ियां, अब पोड़ी है तो पोड़ियां, बोलो हो जाएगा ना। तो आपने 4 बिंदु की मात्रा देख लिया, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की लेख पर जो परीक्षा हुई थी पिछली बार 2015 में, माननीय स्पष्ट महोदय ने बनाया था खूंटी। खूंटी से किसी एक खूंटी का बोध हुआ, लेकिन बहुवचन क्या होगा? खूंटियां। देखो बोर्ड कितना चालाक था। दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं उन्हीं का बहुवचन पूछ लिया। आपने कपड़े को कहाँ? खूंटी पर तो टांगते हैं, और बहुत कारण तो हैंगर पे टांगते, तो उसमें भी तो बना ही रहता है। जो चीज़ हम दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, बोर्ड कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही से उछाल देता है। अगर खूंटी है तो ये 4 बिंदु तो लगा है, लेकिन अभी फिलहाल एक वचन है। लेकिन जब इसको हम खूंटी को, अब इसको अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण होने के साथ साथ एक वचन है, लेकिन जब इसको हम कह देंगे खूंटियां, अब यहाँ जब हम खूंटियां कहेंगे तो एक बार हमको फिर लगाना होगा। अब आपका क्या होगा? ये बहुवचन। खूंटी का क्या हो जाएगा? खूंटियां। आप गलती नहीं करेंगे, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। चूड़ी का चूड़ियां, पोड़ी का पोड़ियां, खूंटी का खूंटियां, नदी का नदियां। क्लियर? मछली का मछलियां, टॉफी का टॉफियां, काफी का काफी का कापियां। कभी गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। एक नियम मैंने आपको बताया कि 4 बिंदु की मात्रा लगा लें तो एक वचन को हम क्या बना लेते हैं? आगे चल सकते हैं। नियम को नोट करते रहिए, पढ़ाई का पूरा आनंद आप लेते रहिए। पढ़ाई बहुत आसान है, बट यह है उसको पढ़ने के सारे जो एंगल्स हैं, जो सारे नियम हैं, जो सारे फार्मूले हैं, उनको क्रमबद्धता से आपको पढ़ने के लिए चाहिए। आगे हमारे छात्र नियम नंबर 3 के बारे में अध्ययन करना है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 के बारे में हमारे छात्रों को ये जानना चाहिए, एक की मात्रा एक ही मात्रा लगाकर, एक ही मात्रा लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। आज हमारे छात्रों को एक नई जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश आयोग इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है कि एक ही मात्रा लगा करके हम शब्द को कैसे बहुवचन बनाएं। जैसे मान लो सोनल मिश्रा जी बताएंगी ये घोड़ा लिखा है, तो बताओ मिश्रा जी इसका बहुवचन क्या होगा? घोड़े। घोड़े कहने से बहुत सारे घोड़ों का बोध हुआ है। घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? घोड़े। अगर मान लो तिवारी जी बताएंगी ये गाय लिखा है, तो गाय का बहुवचन क्या होगा? गाय। लेकिन जब आप गाय लिखेंगे यहाँ बिंदी भी लगाएंगे, क्योंकि हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व होता है। अगर बिंदी नहीं लगी तो गलत हो जाए। गाय का गाय। बोलो ये सड़क लिखा कि नहीं लिखा? लोग कहते हैं कि सड़कें खराब हो गई हैं, सड़कें टूट गई हैं, तो सड़क का क्या होगा? सड़कें। सड़क एक वचन है कि बहुवचन? और सड़कें क्या है? आया? कलम का क्या हो जाएगा? गुड। अगर कलम लिखा है बाबू तो कलमे हो जाएगा। अगर गाय लिखा है तो गाय हो जाएगा। अगर सड़क लिखा है तो सड़कें हो जाएगा। लड़का लिखा है तो
लड़का खराब है, लड़का शरारती है, तो एक लड़का का बोध हुआ। और लड़के खेल रहे हैं तो बहुत सारे लड़कों का बोध हुआ, बहुवचन हो जाए। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। शरारती हैं तो आपको जानकारी मिली है लड़का का लड़के। अच्छा ये बताओ केला का बहुवचन क्या होगा? गौर। केला का केले। उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज आपको ध्यान रखना है। केले में बिंदी नहीं लगेगी, केले नहीं होता, केले। ये भी ध्यान रखना है कि उच्चारण अवयव हमारा क्या हो रहा है। गाय का गाय, केला का केले। समझ में आ गया? पुस्तक का पुस्तकें, पुस्तकें में बिंदी रहेगी। अगर ये पुस्तक लिखा है बाबू तो एक वचन है, लेकिन अगर ये पुस्तकें लिखा है तो बहुवचन है। हमारे जितने बैठे हुए नौजवान सहपाठी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस या जो भी कार्य आप करते हैं, आप बताओ पुस्तक जो है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक फट गई, ना कि पुस्तक बहुवचन। पुस्तकें बहुवचन, पुस्तक में लिंग पूछे तो स्त्रीलिंग, ना कि पुल्लिंग। एकदम एक्चुअल पावर पे मैंने आपको बताया कि एक ही मात्रा लगाकर आप कैसे, ये पंखा है तो एक वचन और ये पंखे हैं तो बहुवचन। पंखे चल रहे हैं फिर भी गर्मी नहीं जा रही है, उसका रीजन है अब ज़्यादा गर्मी है, खिड़की जगला होता साइड में तो गर्मी ना लगती। लेकिन क्या करोगे, ये गर्मी तो और सर्दी ये आएगी और जाएगी। जो रास्ता इसमें बनाए रहेगा वही लाभ पाएगा। वो आपने पहले कहानी पढ़ा था ना, टिड्डी वाला और चींटी वाला, यानी टिड्डा टिड्डी वाली कहानी। वो पूरे गर्मी भर मेहनत कर रहा था चींटी, और टिड्डा पूरे गर्मी भर जो है सफ़र कर रहा था, आराम कर रहा था। और गर्मी जब निकल गई, बरसात का समय आया, जिसके पास पैसा रहेगा, जो गर्मी में कमा के इकट्ठा किया रहेगा, वही तो बरसात होने पर खाएगा। अब तो इकट्ठे ना किया का हुआ है कि नहीं? इकट्ठा। तो हमें लगता है कि आपने इन सारे बिंदुओं पर अध्ययन किया है, तो आपको हम आगे ले चलने का सब प्रस्ताव जारी करते हैं। चले, एक ही मात्रा आप समझ गए। बहुत अच्छी बात सामने निकल कर आई है कि हमारे सभी छात्रों को ये बात समझ में आ गई। देखो, नियम ये कहता है, व्याकरण ये कहता है कि आप लोग ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों का पेपर था तो नहीं आ पाए आज, और बहुत सारे लोगों ने विचार किया कि शनिवार है एसटी होगी। आज एसटी नहीं, आज पढ़ाई होगी। अब उनका नुकसान होगा जो अपने मुताबिक काम करते हैं। आप संस्था के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपने कार्य नहीं करेंगे। देखो, नियम कहता है, क्या कहता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। बहुवचन में क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। ये बात हमारे बच्चों के समझ में आ जाए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे लिख दिया गया खरगोश। आपसे पूछा गया खरगोश एक वचन है या बहुवचन, तो क्या बताओगे? बहुवचन। यह ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग ऑलरेडी बहुवचन में होता है। अभी नहीं तो आप दिमाग लगाएगा खरगोशे, ऐसा गलत हो जाए। खरगोश
सदैव बहुवचन, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। होश एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। हस्ताक्षर किए कि नहीं किए? किए। हस्ताक्षर एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। ये शब्द सदैव बहुवचन में यूज होते हैं, इनका एक वचन से कोई फार्मूला नहीं है। प्राण निकल गए, प्राण बहुवचन है। आत्मा अजर और अमर है, लेकिन सब जगह है, सब में है, व्याप्त है, बहुवचन है। आंसू बह गए, आंसू क्या है? बहुवचन है। आंसू है, प्राण है, आत्मा है, मन है, होश है, हस्ताक्षर है, खरगोश है। ये शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इनका एक वचन का कोई खास कर दायरा नहीं है। और आज आप लोग जान लीजिए, इसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्राण कई बार पूछा है कि प्राण एक वचन है या बहुवचन? तो बहुवचन। आपके पेपर में ऐसे पूछ लेगा, प्राण आत्मा मन होते हैं डॉट डॉट, चार निकल देगा, एक वचन बहुवचन, दोनों में आप बताओगे सदैव बहुवचन। ये पेपर का शेड्यूल है, पेपर का मॉडलिटी है कि बोर्ड पेपर किस तरीके से बना रहा है। आत्मा, मन, प्राण, खरगोश, होश, हस्ताक्षर ऑलरेडी बहुवचन, इनका एक वचन से कोई लेन देन नहीं है। इसे कहा जाए उसके होश उड़ गए। बोलो ये वाक्य सही है कि नहीं है? है। अब हम कहते हैं उसके होश उड़ गया, बोलो गलत है कि नहीं है? है। इसका मतलब होश के अकॉर्डिंग यहाँ क्रिया रखी गई है। इसका मतलब होश का प्रयोग किसमें होता है? बहुवचन में होता है। आया? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं मामला दुविधाजनक है। ऐसे मुद्दे को आप गलत ना करें। ये भी नियम आपका पूरा हो गया है, आगे बढ़ते नियम पूरे होते वाले हैं। आगे चले, सब पढ़े, सब पढ़े, प्राइमरी का शेड्यूल है, सब पढ़े, सब पढ़े। हमारे देश के बादशाह का शेड्यूल है क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक बार फिर भाजपा सरकार। क्या यह है? आप लोगों को ध्यान रखना है कि आगे बात कैसे होगी। आपने कुछ बिंदुओं पर अध्ययन किया, आगे बात आपको देखना है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या रूल बनाया गया है। नियम नंबर ये 5 है आपका, और नियम नंबर 5 में इन्होंने इस बात का संकेत किया है कि ओ की मात्रा लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। ओ की मात्रा लगाकर एक वचन से बहुवचन। ओ की मात्रा लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। गलती न होने पाए और जीएस के टीचर आपके आ चुके हैं, तो आगे प्रबंध तो जारी करने का फिलहाल मेरा ज़्यादा विचार नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन आप देख लें। जैसे ये छात्र लिखा है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? छात्रों हो जाएगा, और यहाँ बिंदी लग जाएगी। अगर लड़का था तो लड़के हो गया, लेकिन अगर बालक है तो बालके नहीं होगा, बालकों होगा। गलती न कीजिएगा, बालक का बालकों,
अब ये बात मैंने आपको बताया है कि बालक का बालकों होगा और छात्र का छात्रों होगा। आगे और जो प्रश्नावली है वो नेक्स्ट डे आपकी चलेगी। प्रश्न का बहुवचन होगा प्रश्नों। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। आपसे कोई कहे कि प्रश्न क्या है तो एक वचन है, लेकिन आपसे कोई कहे कि प्रश्नों क्या है तो आपका बहुवचन है। मुनि का बहुवचन मुनियों है ना। और जो मुनि होता है यह ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब मुनियों लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, बहुवचन में तब्दील हो जाएगा। इन्हीं बिंदुओं के साथ आज की क्लास को समाप्त किया जाता है। हिंदी की क्लास पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। अब अगली क्लास, कल तो मान लीजिए रविवार है,